वो थी ये जो बहुत कॉमन हो गया आजकल जो साइबर क्राइम है। लोगों ने ये काम करने वालों ने कॉन्सुलेट ऑफिस को भी नहीं बख्शा, तो उसके नाम पे भी लोगों को मेल जा रही हैं, जब कॉल जा रही हैं। तो थोड़ा-सा ये बताएँ इसके बारे में, क्योंकि ये पिछले दिनों में काफ़ी देखी गई है प्रॉब्लम। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर कोई कह रहा है आपको, हुँ, हुँ। तो मतलब वो फ्रॉड है। तो कई बार वो क्या करते हैं कि indianconsulate1@gmail.com से आपको ईमेल आ जाएगा। तो अगर लास्ट में mea.gov.in नहीं है, मतलब वो ईमेल फ्रॉड है। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन, इसके लिए तो मुझे भी यहाँ कई बार मैसेज या कॉल्स आ जाती हैं कि जब कोई इमरजेंसी हो गई, किसी के डेथ हो गई परिवार में, तो उसके लिए उनको तुरंत वीज़ा चाहिए। कई बार तो वीकेंड पे छुट्टी होती है, वीज़ा चाहिए। तो इसके लिए क्या इंतज़ाम है? क्या बिल्कुल, करना चाहिए? बिल्कुल। तो मैं सबको बोलूँगा कि जिस दिन आपने कैनेडियन सिटीज़नशिप ले ली है, उसी दिन आप सरेंडर सर्टिफ़िकेट इंडियन कर लीजिए, नहीं तो आप इंडिया गए, वहाँ पे आप फँस सकते हैं। प्रॉब्लम आ सकती है। डीएलएस से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फिर आती है, जो आपने बताया, तो वो क्या करें? हर वेडनेसडे 2 से 5 ओपन हाउस रहता है हमारे यहाँ। आप कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आ जाइए, आपका वहाँ से ऊपर हम लेके जाएँगे। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕਪਿਦਵਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके लिसनर्स को भी, और थैंक यू, मुझे यहाँ आपने बुलाया और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ कुछ एक तो आपकी एडवाइजरी आई थी, शुरू से तो हम वहाँ से करते हैं, वो थी ये जो बहुत कॉमन हो गया आजकल जो साइबर क्राइम है। लोगों ने ये काम करने वालों ने कॉन्सुलेट ऑफिस को भी नहीं बख्शा, तो उसके नाम पे भी लोगों को मेल जा रही हैं, जब कॉल जा रही हैं। तो थोड़ा-सा ये बताएँ इसके बारे में, क्योंकि ये पिछले दिनों में काफ़ी देखी गई है प्रॉब्लम। बिल्कुल। ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि कनाडा में काफ़ी जगहों पे है, काफ़ी ऑफिसेज़ में भी है, और हमारा नाम भी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इसमें हम एडवाइज़री इश्यू की थी, उसमें 2-3 चीज़ें हमने सलाह दी थी। हुँ, पहले हुँ। कि देखिए कि हम कभी भी किसी को ये कह के कॉल नहीं करते कि आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा हुँ, हुँ, या ओसीआई रद्द हो जाएगा। ऐसे कॉल हम कभी भी नहीं करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर कोई कह रहा है आपको, हुँ, हुँ। तो मतलब वो फ्रॉड है। दूसरा चीज़ कि कोई ऑनलाइन पेमेंट हम कभी नहीं माँगेंगे। हमारी जो पेमेंट होती है आप बीएलएस में आके करते हैं, और सिर्फ डेबिट कार्ड से होती है या डिमांड ड्राफ्ट से होती है। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा है कि उसे इंटरैक्ट कर लीजिए या इंडिया में यूपीआई कर लीजिए, समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। हुँ। तीसरा चीज़ जो है कि वो अगर आपको कोई ईमेल आती है, हमारी सारी ईमेल जो है वो एक लास्ट में @mea.gov.in होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये हमारा ऑफिशियल डोमेन है, ये उनके पास नहीं है। तो कई बार वो क्या करते हैं कि indianconsulate1@gmail.com से आपको ईमेल आ जाएगा। तो अगर लास्ट में mea.gov.in नहीं है, मतलब वो ईमेल फ्रॉड है। चौथी बात, आप ये देखिए कि कई बार वो कहते हैं कि आपने कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है या वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, और मैं इंडियन कॉन्सुलेट से बोल रहा हूँ। उसने अपने आप में आप समझ लीजिए कि एक फ्रॉड है, क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट कभी पीआर, इमिग्रेशन, कैनेडियन तो करती नहीं है। हमारा काम इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करना है, इंडियन वीज़ा, इंडियन ओसीआई देना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप हुँ। समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड कॉल है। हमने अभी ऑलमोस्ट एकदम ही अवॉइड कर दिया है किसी को कॉल भी करना। अगर मान लीजिए आपकी कोई एप्लीकेशन आई है, हमें कुछ समझना भी है, कुछ चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम ईमेल से भेजते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेंट को प्रेफर करते क्योंकि इंग्लिश कम आती है, तो कहते हैं जी फ़ोन पे समझा हुँ, दीजिए। हुँ। तो जब तक वो नहीं रिक्वेस्ट करेंगे हम कभी कॉल नहीं करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं।
आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कई बार हमारे टेलीफोन नंबर्स को मास्क कर लेते हैं, यानी कि आपके फ़ोन पे लगेगा कि इंडियन कॉन्सुलेट कॉल कर रहा है, बट अगर आप कट करके दोबारा कॉल बैक करेंगे तो कॉल कभी जाएगा नहीं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते तो हैं। बेसिक बात है कि कॉन्सुलेट ऑफिस ऐसी बात के लिए फ़ोन करेगा ही नहीं किसी को। बिल्कुल। तो जब भी कोई कॉन्सुलेट के नाम पे कॉल आती है तो उसी वक्त आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। तो खैर ये तो एक बात होगी, मगर सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ हमारे लिसनर्स भी शेयर करते हैं वो है जो BLS की सर्विसेज हैं उसके बारे में। सबसे बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। एक सबसे ज़्यादा जो लोगों की शिकायत रहती है कि जो उनकी प्रीमियम सर्विस है, तो लोग कहते हैं कि उनके लिए उनको एक लिहाज से मजबूर किया जाता है, क्योंकि रेगुलर सर्विस में उनको परेशान किया जाता है, उनको बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसा सीन बन जाता है कि बंदा मजबूर हो जाता है प्रीमियम सर्विस के लिए। मैं आपका 2 मिनट लूँगा। अगर पहले मैं लिसनर्स को ये समझाना चाहूँगा कि BLS है क्या और कॉन्सुलेट से कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार समाज में या सोसाइटी में ऐसे कई बार हमें भी लगता है, सुनने में आता है कि लोगों को लगता है कि BLS ही सब कुछ है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि BLS सिर्फ हमारा एक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर है। यानी कि हमारे प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आपने एप्लीकेशन जमा की, आपने फ़ी पे की, वो BLS का काम होता है, वो लेके हमें भेजते हैं। इस स्टेज तक BLS के पास कोई भी डिसाइडिंग पावर नहीं होता है। उनका काम है कि चेकलिस्ट जो हमने लगाया है उसके मुताबिक वो एप्लीकेशन तैयार है कि नहीं, उसके बाद वो हमें भेज देते हैं। सारे फैसले हम लेते हैं, उसमें ना हम BLS को कभी इन्वॉल्व करते हैं, ना उनको हम कभी पूछते हैं। आपका डॉक्यूमेंट, आपका डेटाबेस जो एप्लीकेंट का, वो भी BLS के पास नहीं है, वो हमारे पास है। तो जब वो हमारे पास भेजते हैं, हम 3 से 4 दिन में उसको प्रोसेस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम BLS को वापस करते हैं जो डिस्पैच करता है। तो इसमें उनका काम सिर्फ और सिर्फ विंडो पे जो काउंटर है वो मैनेज करते हैं। अब बात आई कि प्रीमियम लाउंज की, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि पिछले साल तक, अब ये कंप्लेंट कम हो गई है, पिछले साल तक लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था। BLS में विंडोज़ कम थे, स्टाफ कम थे और कहीं ना कहीं उसमें मिसयूज़ भी बहुत था। जैसे कि हम जब भी अपॉइंटमेंट स्लॉट खोलते थे, महीने भर का बुक हो जाता था। कुछ एजेंट लोग बुक कर लेते थे, कुछ फेक पासपोर्ट के नाम पे बुक हो जाते थे। तो वो चीज़ों को हमने अभी कंट्रोल कर लिया। एक हमने लॉगिन बेस अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम कर दिया है। अब प्रीमियम लाउंज क्यों आया था? मान लीजिए आपके पास समय कम है, आप आए, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप बाहर वॉक इन खड़े हैं और आपके पास वापस ऑफिस जाना है, आप $100 पे करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम लाउंज ले सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे कि आप फ्लाइट लेते हैं तो बिजनेस क्लास है, इकॉनमी क्लास है, वही कॉन्सेप्ट है। इसको हमने पिछले अगर 1 महीने में आप देखेंगे कि हमने वेबसाइट पे हमारे और ट्विटर और सारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमने क्लियरली लिखा है कि प्रीमियम लाउंज आप पे फोर्स नहीं हो सकता है। ये हमने BLS के ऑफिस में भी लिखवा रखा है कि आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको BLS कभी भी प्रीमियम लाउंज नहीं दे सकता। दूसरी चीज़, लोगों को ये लगता है कि हमने अगर PL ले लिया तो हमारी आगे के प्रोसेसेस स्मूथ होंगी या जल्दी होंगी। मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि आगे की प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार BLS से एप्लीकेशन आ गया तो जी वो PL हो या नॉर्मल हो, हमारे पास उसके लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दोनों को हम इक्वली टाइम लेते हैं और कई बार हम दोनों को में किसी को भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल सर्विस है। अब होता क्या है कि कई बार मान लीजिए आपने नॉर्मल एप्लीकेशन लिया, अपॉइंटमेंट लिया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या कुछ एरर है। अब है क्या कि इतनी भीड़ है तो हम बोलते हैं कि अगर आप आज क्लियर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ आपको दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इसमें कई लोग क्या बोलते हैं कि हमें दोबारा आने में 1 हफ्ते बाद आना पड़ेगा, टाइम नहीं है, PL ले लीजिए। बट ऐसी कंप्लेंट हमारे पास बहुत आती हैं जिसमें कि लगता है एप्लीकेंट को लगता है, एप्लीकेंट हमें कहते हैं कि इसमें हमें फोर्स किया गया है और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ, और उसमें हम एक्शन ले रहे हैं। एक्शन 3-4 तरीके के होते हैं। एक तो पहले जैसी कंप्लेन आती है हम उनको BLS को लिखते हैं, 80% केसेस में उनको रिफ़ंड हो जाता है अगर बात सही है तो। कुछ केसेस में क्या होता है कि वो बताते हैं कि जी इन्होंने खुद ही एप्लीकेंट ने ही PL ऑप्ट किया था और अब उनका जब काम हो गया तो कहते हैं कि हमें वापस कर दीजिए। ऐसे रेयर केसेस है, मेजॉरिटी केसेस में हम उन पे एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन, ये भी मैंने बहुत कॉमन सुनी है कि बंदा फॉर एग्जांपल मैं वहाँ गया तो लाइन में लग गया, इतनी देर बाद मैं पहुँचा वहाँ विंडो पे,
वो कहेंगे आप में ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसको ठीक करके लेके आओ। मैं वापस आऊँगा, ठीक करूँगा। फिर अगले दिन जाऊँ, लाइन में लगा, फिर मैं विंडो पे गया, फिर कहते ये तो ठीक हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट ठीक करवाओ। जबकि ये 3-4 अगर उसमें कमियां हैं तो एक ही टाइम वो पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत आपने सही बात कही। और इसमें ये इस टाइप की कंप्लेंट हमारे पास पिछले 3-4 महीने में काफ़ी आए। तो हमने पिछले महीने बीएलएस को फोर्स किया है कि आप अगर पहली बार जब एप्लीकेट आता है आपके विंडो पे, उसी समय आप उसको जितनी उसकी कमियां हैं एप्लीकेशन में, तो एक चेकलिस्ट बनाई गई है। चेकलिस्ट में वो सब पे टिक करेगा कि क्या क्या कमियां हैं, और वो तक एक पेपर आपको मिलेगा, स्लिप जैसा होता है, जो कि पहले पोस्टल में होता था, अब हमने विंडो पे भी कर दिया है। तो अगर आप वापस जाते हैं, आपके पास वो प्रूफ रहता है कि हमने ये वापस किया है। इसको हम चेक भी कैसे कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन एक बार वापस चला गया एप्लीकेंट और दोबारा आया, तो हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या बीएलएस ने वो सारे चेकलिस्ट पे साइन किया है कि नहीं। उसमें जिसने रिजेक्ट किया है उसका सिग्नेचर भी रहता है। अच्छा। तो ये 1 महीने से शुरू हुआ है। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट हमारे पास थी, जिसको हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। ये अभी ठीक चल रहा है, बट इसको स्मूथन होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने प्रीमियम सर्विस ली, मगर उनको कोई रिसीट वगैरह नहीं दी गई, वो कैश पेमेंट की उन्होंने, या उसकी रिसीट नहीं दी गई। ऐसा हो सकता है? ये बहुत सीरियस कंप्लेन है। मैंने अभी तक एक भी नहीं सुना है। अगर ऐसा कोई भी है तो प्लीज़ हमें बताएं, इस पे हम पूरा एक्शन लेंगे। आपने जो भी, चाहे आपने फ़ोटोकॉपी कराई हो बीएलएस में, या आपने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई हो, कोई भी सर्विस ली है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसकी रसीद आपको देनी है। उसका रिकॉर्ड हमारे पास आता है कि आपने कितने क्योंकि आप देखिए, एप्लीकेंट बीएलएस के पास नहीं आ रहा है, वो भारत सरकार के पास आ रहा है। तो जो भी फीस है उसकी रिसीट हमें मिलती है। तो अगर ऐसा कोई भी केस किसी को भी दिखने में आया है, तो वो मुझे ईमेल करें cg.toronto@mea.gov.in, और उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मुझे लगता है ये इन प्रॉब्लम का एक कारण ये भी है कि यहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है, पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई है, तो सर्विसेज तो एक एक उतनी है, वो बहुत ज़्यादा तो एक्सपेंशन नहीं हुई। तो कोई एक्सपेंशन का प्लान भी है? आपने बहुत सही ये सवाल पूछा। तो हमने लास्ट ईयर 2024 में 2 बीएलएस खोले, एक मिसिसागा में, एक हैलिफैक्स में। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर लगभग हम लोग महीने में 25,000 के आसपास एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रहे थे। इस साल 2025 में लगभग 17,000 हो गया है। अच्छा। तो एप्लीकेंट्स कम हुए हैं। इसका कारण भी है, पहले क्या होता था कि बहुत लोगों ने ओसीआई अप्लाई नहीं किया था। हमने उसका कैंपेन चलाया कि ओसीआई कीजिए। तो जो स्टॉक था, जिन्होंने 10 साल 15 साल से, उन्होंने लगभग अभी ओसीआई बना लिया है। तो ओसीआई के नंबर्स कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जैसे देखेंगे कि अभी इमिग्रेशन भी कम हो रहा है। जैसे पहले एक टाइम पे 3.5 लाख स्टूडेंट्स आते थे, अब वो 1 लाख हो गए हैं। तो नंबर्स भी हमारे लगभग कम हो रहे हैं। तो अभी इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि बीएलएस में जो पहले 300 से 400, जैसे ब्रैम्पटन में 350 से 400 एप्लीकेशंस रोज़ आते थे, अब वो 180-190 हो गए। तो मुझे अभी लगता नहीं है कि ज़रूरत है एक्सपेंशन की। कहीं ना कहीं हम स्टेबलाइज हो गए हैं नंबर्स पे। सो कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम है, जो उस पर उसने कैप लगाई, तो उसका असर यहाँ आपके सर्विस भी पड़ रहा है कि कम हो रहा है? बिल्कुल। पासपोर्ट सर्विसेज, रिन्यूअल पासपोर्ट, लॉस्ट पासपोर्ट, उसके भी हमें असर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन, इसके लिए तो मुझे भी यहाँ कई बार मैसेज या कॉल्स आ जाती हैं कि जब कोई इमरजेंसी हो गई, किसी के डेथ होगी परिवार में, तो उसके लिए उनको तुरंत वीज़ा चाहिए। कई बार तो वीकेंड पे छुट्टी होती है, वीज़ा चाहिए। तो इसके लिए क्या इंतज़ाम है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल। सो इमरजेंसी केसेस, जैसे डेथ केसेस मान लीजिए, उसमें दो तरीके हैं, मतलब 2 पाथ्स है मान लीजिए। एक या तो इंडियन नेशनल है या कैनेडियन नेशनल है। तो इंडियन नेशनल के लिए तो जी, आपके पास पासपोर्ट है, आप जा सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट नहीं है तो हम एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि सेम डे 2 घंटे में कॉन्सुलेट में आइए इशू हो जाता है। मगर कॉन्सुलेट 24 तो नहीं ओपन होता हो? हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि वीकेंड में अगर आपको कुछ केसेस हैं, आपने फ़्लाइट बुक कर ली, तो या तो आप फ्राइडे को कर सकते हैं या मंडे को कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी एक इंडियन नेशनल्स के लिए 24/7 मोबाइल नंबर है। अच्छा। जिसका डिटेल हमने वेबसाइट पे डाला रखा है। ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए। अच्छा। और इसमें आप किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। कई बार अगर डेथ केस मान लीजिए सैटरडे को होता है और लोगों को लगता है कि उनको एकदम ज़रूरी है, तो हम सैटरडे को भी आके ईसी इशू करते हैं।
दूसरी चीज़ आती है इसमें कि उनको कुछ हेल्प चाहिए। मान लीजिए यहाँ कोई डेथ हो गया और इंडियन नेशनल है, तो उसके लिए हमारे पास भारत सरकार ने कुछ फंड्स भी दे रखे हैं। मान लीजिए कोई गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मॉर्टल रिमेन्स ले जाने हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। अब आती है कैनेडियन नेशनल्स की। कैनेडियन नेशनल्स के जिनके पास मान लीजिए वीज़ा नहीं है, तो हमारे पास इमरजेंसी वीज़ा का प्रोविज़न है। ये भी इसी के जैसा ही है। फ्राइडे और मंडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे तो आप BLS में जाइए, बोलिए इमरजेंसी केस है, वो आपको रिसीट लेगा और तुरंत हमारे पास भेजेगा। वीकेंड में भी हमने बहुत वीज़ाज़ इशू किए हैं। हम ऑफिस खोल के नहीं रखते हैं, बट सैटरडे को BLS खुला रहता है। BLS जब हमें बताता है कि कोई इमरजेंसी केस है, डेथ केस है, तो हम कई बार स्टाफ को भेज के उसका वीज़ा भी अप्रूव करते हैं सेम डे में। तो ये प्रोविजंस हैं दोनों के लिए, मतलब कैनेडियन नेशनल्स के लिए अलग है, इंडियन नेशनल के लिए अलग है। मैं समझता हूँ कि मतलब सर्विसेज की लिमिट हो सकती है। जैसे एक मैसेज है मेरे पास कि फ़ोन हम करते हैं, वहाँ कोई फ़ोन उठाता नहीं है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो हमारे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, इंडियन कॉन्सुलेट के पास कोई फ़ोन नंबर नहीं। अगर हमारी वेबसाइट देखेंगे, उसमें कोई हमने फ़ोन नंबर लिस्ट नहीं किया। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने बताया 20 से 22 हज़ार अगर एप्लीकेशंस हम महीने में देख रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है सबके फ़ोन को आंसर करने की। बट हमारे पास 2 तरीके हैं। कनाडा में लगभग हर कोई पढ़ा लिखा है, तो एक तो हमने ईमेल आईडीज़ दे रखी हैं वेबसाइट पे। दूसरा हमने अभी 4 महीने पहले स्टार्ट किया। जैसे कि आप कैनेडियन IRCC में देखेंगे कि वेब फॉर्म होता है कोई भी इशू के लिए, हमने भी स्टार्ट किया है। हमारे वेबसाइट पे उसका लिंक है, क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब महीने में लगभग 1200 से 1300 लोग हमें लिख रहे हैं। एक दिन के अंदर हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो सारे रिस्पॉन्सेज मैं खुद मॉनिटर करता हूँ कि हमने क्या जवाब दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर मेन टैब में है कॉन्सुलर क्वेरीज, उस पर क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको इशू डालना है। उससे क्या होता है कि ईमेल में कई बार खो जाते हैं, ईमेल कई बार हमने जवाब दिया, उनको ट्रेस नहीं मिलता है। बट इसमें आपके सारे प्रायर करस्पॉन्डेंसेज भी रहते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैं हैप्पीली बता सकता हूँ, हमने एक उसके लिए टीम बना रखी है। अच्छा। तो 1 से 1.5 दिन में हम जवाब दे रहे हैं और लगभग 1500 के आसपास क्वेरीज हम महीने में आंसर कर रहे हैं अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। अच्छा कोच जी, यहाँ बहुत ना ट्रेजिक इंसिडेंट कई बार होती हैं। मैंने भी कई केस वो देखे हैं। कोई स्टूडेंट यहाँ आए हैं, उनकी यहाँ डेथ हो गई, उनकी बॉडी को इंडिया भेजना है, तो उसके लिए फिर वो शुरू हो जाते हैं वो जो फंड रेज करने के ऑनलाइन सिस्टम। कई बार कम्युनिटी के लोग हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता, क्योंकि वैसे भी है कि नए बच्चे स्टूडेंट होते हैं, उनको कई चीज़ों का पता नहीं है। तो इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल। सो स्टूडेंट में अज्यूम करें कि इंडियन नेशनल है। हाँ जी, इंडियन तो नेशनल। इंडियन नेशनल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडियन नेशनल का अगर यहाँ पे कोई डेथ होता है, तो अगर वो गरीब परिवार से, भारत सरकार में जैसे BPL बोलते हैं इंडिया में, तो उसके लिए हम पूरा खर्चा उठाते हैं। उसका फ्यूनरल होम से लेके, उसका रिपैट्रिएशन से लेके, उसके जो सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट होता है, एक NOC होता है जो बॉडी को ले जाने के लिए होता है, वो सारा हम अरेंज करते हैं। अगर वो BPL से नहीं है, यानी कि उस खुद के मीन्स उसके हैं, उस केसेस में मैंने देखा है कि हम उसको हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे गाइडलाइंस अलाउ नहीं करते। उन केसेस में कई बार ये लोग ये GoFundMe या इसके थ्रू भी कैंपेन करते हैं। मैं हर महीने लगभग 200 से 300 स्टूडेंट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिलता हूँ। जो मान लीजिए नए आते हैं स्टूडेंट्स, विदिन 1 to 2 months ऑफ अराइवल इन कनाडा, मैं उनसे बात करता हूँ। उनको मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपकी फैसिलिटीज़ क्या है, इंडियन कॉन्सुलेट में किसको कॉन्टैक्ट करना है, कैसे करना है। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जो रोज़मर्रा के चैलेंजेस है, जैसे कि डिप्रेशन है, ड्रग एडिक्शन है, सुसाइड है, ये केसेस बढ़ रहे हैं। इन केसेस के लिए आपको कैसे हैंडल करना है, सोशल वर्कर्स का कॉन्टैक्ट कैसे करना है, ये सब पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स नए हैं, उनको पता नहीं चलता है। दूसरी चीज़ हमने स्टार्ट की है कि हमारी कम्युनिटी एसोसिएशन जिस शहर में भी, जिस टाउन में भी हमारे पास रजिस्टर्ड है, जैसे भी कोई स्टूडेंट, हम कहते हैं कि आप हमें मेल करो। जैसे ही हमने उन्हें मेल किया, हम इमीडिएटली विदिन एन आवर और 2 वहाँ की कोई ना कोई कम्युनिटी मिल जाती है हमें, जो कि तैयार होती है इनको हेल्प करने के लिए। उसको हम भेज देते कि आप जाओ वहाँ पे मिलो। इसमें सबसे बड़ा इशू है कि स्टूडेंट कमरों के बाहर नहीं आते हैं, वो कमरों में रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनको कमरे से बाहर एक बार आए, कम्युनिटी वहाँ पे है, हम वहाँ पे हैं। और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है यहाँ स्टूडेंट्स की, बहुत बड़ा इशू है। हम भी यहाँ डिस्कस करते हैं, तो कम्युनिटी में कुछ लोग उनकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। जो काउंसलर सर्विसेज हैं, कई बार उनको पता ही नहीं होता। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपको कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे तो लगता बहुत कम होंगे जो आपको करते हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। लगभग महीने में
40 से 50 हमें कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। अब ये हमारी अगर पॉपुलेशन जीटीए में देखें स्टूडेंट्स की, तो इस समय लगभग 1 लाख के आसपास है, मेरा अंदाज़ा है। तो ये नंबर बहुत कम है। मैं जो एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमारे सरकार के पास प्रोविजंस है, जिसमें कि उनको लीगल हेल्प भी दिया जाता है। अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डोमेस्टिक या एक्सटर्नल, उसके लिए हमारे पास पैनल है। हम फ्री में लीगल एड बहुत लोगों को दे चुके हैं। लगभग समझ लीजिए कि हर महीने 2 या 3 लड़कियों को हम हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, तो इसके थ्रू जो हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉयर्स हैं, जो प्रो बोनो ये कर रहे हैं, तो उनको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके थ्रू लगभग 40 से 50 लड़कियों को हम एक समय पे हेल्प कर रहे हैं। नंबर कम है, सब हमसे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग डरते भी हैं अप्रोच करने के लिए, लेकिन जो अप्रोच करे, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू जो आपके लिसनर सुन रहे हैं, कि डरिए मत। आपके साथ इवन डोमेस्टिक इश्यूज़ पे भी डिस्प्यूट है, तो फीमेल कैन ऑलवेज अप्रोच अस। देयर इज़ अ प्रोविज़न कि जिसके थ्रू हम उनको लीगल हेल्प दे सकते हैं। ना उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेले हैं। बिल्कुल। तो अगर वो इंडियन सिटीजन हैं तो बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको, और उनकी डिटेल हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इवन जो हमारे पैनल ऑफ लॉयर्स हैं, कैनेडियन लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सेंसिटिव हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। एक थोड़ा जो चेंजेस हुई हैं ओसीआई के बारे में, जी। वो भी कुछ लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा अपडेट करेंगे, आप देंगे? तो ओसीआई में पहले जैसे कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इंडियन पासपोर्ट के लिए, आप बाकायदा एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू आप भरते हैं, आपके प्रायर एप्लीकेशंस उसमें दिखते हैं, उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन किस स्टेज तक पहुंचा है। ओसीआई में पहले ये सर्विसेज नहीं थी। एक सिंपल सा वेब फॉर्म था जिसके थ्रू आप एक बार अप्लाई करते हैं, कोई लॉगिन क्रिएट नहीं करते थे। इससे क्या होता है कि एप्लीकेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी कि उनका कहाँ एप्लीकेशन पहुँचा है, क्या उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं कि नहीं, पता नहीं चलता था। इस कारण अभी 2 महीने पहले भारत सरकार ने ये नई वेबसाइट लॉन्च की है। एकदम पासपोर्ट जैसी ही है, जिसमें आपको पहले लॉगिन क्रिएट करना है, आपका अकाउंट बन जाता है, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। आप हर स्टेज पे देख सकते हैं कि आपका क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, क्या आपने अप्लाई किया है। एक बार आप अप्लाई कर लेते हैं, बीएलएस से आगे बढ़ती है, तो आपको अपडेट भी आता है कि हम यहाँ तक आपका ट्रैक हो चुका है। इसमें शुरू में 15-20 दिन में काफ़ी दिक्कतें आई। कोई भी प्लेटफॉर्म हम नया लॉन्च करते हैं तो दिक्कत आ, बीच में आउटेज थी, कई बार लोग लॉगिन क्रिएट कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अब स्मूथ हो गया है। इसमें हमने एक और चीज़ जो लॉन्च की, मतलब इंट्रोड्यूस की है, पहले भी थी, बट अब क्या होता है कि हमने उसमें, आप कनाडा में किस पेपर पे आए, आपका क्या स्टेटस था, जो COPR जो यहाँ पे है, उसको हमने मैंडेटरी कर दिया लगाना। वो लगाने का जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट के लिए आए, या एज ए रेफ्यूजी आप आए, या आप वर्कर के लिए आए, या फॉरेन वर्कर के लिए आए, तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा OCI नियम है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि वो नहीं करता है। जैसे कि अगर आप कैनेडियन पुलिस सर्विसेज में है, सिक्योरिटी सर्विसेज में है, आपको OCI नहीं मिल सकता। तो ये सब जानने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, एक और इशू है इसके बारे में, 2-3 लोगों ने तो मुझसे भी पूछा और मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ें आती कहाँ से हैं, कि आप जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे जब जाएंगे प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ। ये चीज़ें क्या हैं, कि कहाँ से आती हैं, क्या मतलब है, क्या है कुछ ऐसा कुछ हुआ? देखिए, केसेस 1-2 हुए हैं, हाँ। लेकिन वो जिनके साथ हुए हैं उनको ही पता है क्यों हुए हैं। हाँ। मैं एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ। आप मान लीजिए आप फॉरेनर हैं, मेरे देश में आ रहे हैं, तो मेरा हक बनता है आपके बारे में जानने का, क्योंकि आप कौन हैं, आपके बैकग्राउंड क्या है, मुझे जानना है। इसके पहले मैं दिल्ली में पोस्टेड था। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, शिवाजी स्टेडियम में VFS है कनाडा का, अमेरिकन एम्बेसी है, शेंगन वीज़ा सेंटर है, वहाँ जो लोग इतने मोटे मोटे फोल्डर्स लेके जाते हैं, जैसे कि पुराने 60-70s में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो हम तो उतनी डिटेल मांगते नहीं है। हमारा 2 पेज का वीज़ा फॉर्म है, बेसिक बैकग्राउंड चेक करते हैं हम लोग। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया में आपने एंटी इंडिया कुछ बोल दिया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हम भी डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ ही है, हम आज़ाद हुए हैं एक्सप्रेशन के कारण, गांधी का देश है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आर्बिट्रली किसी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, कोई टेररिस्ट है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है, हम उसको क्यों इंडिया भेजेंगे? नहीं तो कोई भी कंट्री नहीं एक्सेप्ट करेगा ऐसे बंदे को, तो कोई नहीं करती। आज 1 हफ्ते पहले कंट्री ने बोला जी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल ओपन रखिए, नहीं तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हम तो ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन बेसिक चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म का थ्रेट है। अभी पहलगाम आपने देखा है, इस कंट्री से भी कुछ टेररिस्ट हमारे यहाँ बॉम्बे अटैक में गए थे, तो उसको समझने के लिए, टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं।
बट ये नहीं कि अगर आपने मान लीजिए कि कुछ इंडिया के खिलाफ बोल दिया कि ये दिक्कत है वहाँ पे ये है, उसमें हम आपको या वीज़ा नहीं देंगे। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया। बिल्कुल, किसी को भी, नेता को कर दिया आपने। देखिए, हम जो रिजेक्शन करते हैं, हमारी फाइलें रिकॉर्ड में रहती हैं, वो भी एक स्क्रूटनी का पार्ट होती है। ऐसा नहीं कि मेरी मर्ज़ी है मैंने कर दिया, और उसके वीज़ा के रूल्स हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट ने बनाए, तो उसको हमको फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली कोई कर लेंगे। जी हाँ, अगर आप टेररिस्ट हैं, आप बोलते हैं कि जी इंडिया को बँटवारे कर दो, इंडिया को तोड़ दो, वो चीज़ों में हम उनको क्यों वीज़ा देंगे? तो ये है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई क्रिटिसाइज़, देखिए हर पार्टी है वहाँ पे, हर टाइप के लोग हैं, यहाँ पे भी उसी कम्युनिटी से लोग आते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेररिज्म करते हैं, आपका टेररिस्ट थ्रेट है, तो हमारा हक बनता है आपके बारे में जानने का। एक तो बड़ा कॉमन सवाल है, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ है ना अपना सुरेंडर सर्टिफिकेट, जिमें एक सवाल है कि उन्होंने दी बेटी का जो सुरेंडर जो पासपोर्ट है वो गुम हो गया है, मगर जो सर्टिफिकेट पे वो लगा हुआ है, कुछ ऐसा है। सो इस प्रोसेस के बारे में कई कई क्वेश्चन है, अगर आप थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो देखिए, सरेंडर सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आपने कनेडियन नेशनलिटी ले ली, आपको जिस दिन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कनाडा का मिल गया, उस दिन आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना होता है। जब आप सरेंडर करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, आपकी पासपोर्ट पे हम कैंसिल करके उसको वापस करते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। देखा जाए तो दोनों सर्टिफिकेट का काम है। अगर अगली बार आप इंडियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या ओसीआई कर रहे हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका किसी कारण से कुछ भी, मान ली दोनों में से कुछ भी खो गया, कोई बात नहीं है, आप बीएलएस में दोबारा आइए, सरेंडर का एप्लीकेशन भरिए, हमारे पास रिकॉर्ड में है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ऑटोमेटेड है, सिस्टम में दिखता है। तो आपका, अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर याद है, पासपोर्ट की कोई कॉपी आपके पास है, वो करके आप अप्लाई करेंगे इंडियन पासपोर्ट का, तो हम उसको दोबारा आपको इशू कर सकते हैं, वही वाला की कॉपी दे देंगे। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जी 3 महीने 6 महीने बफर जोन होता है, कि मतलब कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप 6 महीने तक मैं रख सकता हूँ। ऐसा नहीं है, उसी दिन आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। तो कई लोग गलती से इंडिया चले जाते हैं, उस बीच में उन्होंने सरेंडर नहीं किया होता, इंडिया में चले जाते हैं, इंडियन इमिग्रेशन उनको पकड़ लेता है। तो मैं सबको बोलूँगा कि जिस दिन आपने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है, उसी दिन आप सरेंडर सर्टिफिकेट इंडियन कर लीजिए, नहीं तो आप इंडिया गए, वहाँ पे आप फंस सकते हैं। प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कई लोगों को ये होता है कि हमारा तो इंडियन पासपोर्ट हमने तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसके बाद कहीं गुम हो गया, हमारे पास है नहीं, वो क्या करें? तो हमारे वेबसाइट पे इसका प्रोविजंस है। 2010 के पहले कि अगर आपका सिटीजनशिप आपने ले रखी है, तो उसके नियम अलग है। हम समझते हैं कि कई लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, उसके लिए एफिडेविट का सिस्टम है, उसमें 1-2 चीज़ें और चाहिए होती हैं जो कि उनमें लिखा हुआ है, बट मोस्टली हम इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए हमने 2010 के पहले की सिटीजनशिप ले रखी है और 2010 के बाद की, दोनों के नियम एकदम अलग रखे हैं। तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन है और अभी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं, कि उनको भी ओसीआई मिल सकता है? जी, इंडियन पेरेंट के बच्चों को नो क्वेश्चन मिलेगा। इवन अगर कोई इंडियन सिटीजन से या फॉर्मर इंडियन सिटीजन से कोई किसी ने शादी की है, तो उसको भी ओसीआई मिल जाएगा। तो ओसीआई के 3-4 ग्राउंड होते हैं। एक तो या तो आप पहले इंडियन सिटीजन रहे हैं, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, या आपने किसी कैनेडियन या किसी फॉरेनर से शादी की तो आपके स्पाउस को भी मिलेगा। तो तीनों कैटेगरीज में ओसीआई मिलती है। अच्छा, बाकी बीएलएस के बारे में क्वेश्चन बहुत थे, मगर एक मैं उसको अगर उसका एक क्वेश्चन बनाना हो, बीएलएस से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फिर आती है जो आपने बताया, तो वो क्या करें? जी, 2 तरीके हैं। एक तो बीएलएस के वेबसाइट पे ही एक कंप्लेंट मैट्रिक्स है, जिसको हम मॉनिटर करते हैं, तो उसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप पैरेलली हमारे यहाँ जो मैंने बताया क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वेबसाइट पर जाइए, काउंसलर क्वेरीज में जाइए, उसमें आप अपना कंप्लेंट डालिए, उसमें एक सब टैब है बीएलएस रिलेटेड इश्यूज़, उसमें आप डाल दीजिए, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ईमेल कीजिए, हम ईमेल पे क्या करते हैं, जैसे ही आप ईमेल करते हैं, हम बीएलएस को पूछते हैं, शो कॉज की जैसे, वो लोग अपना जवाब देते हैं। आप लोग ध्यान रखिए कि बीएलएस के पास सारे रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमराज है, वो भी हम चेक करते हैं। अगर कई जगह कुछ ने कहा कि झगड़ा हो गया, बीएलएस ने हमें कुछ बोल दिया, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कंप्लेंट मैट्रिक्स हमारे पास पूरी की पूरी है। इसके अलावा भी कई बार हमें लगता है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बीएलएस उसको बार बार कर रहा है और हमारे पास मैक्सिमम कंप्लेन आ रही है उसके बारे में, तो हम उनको शो कॉज नोटिस भी दे रहे हैं, जिसके थ्रू हमको समझाया जाता है। उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी है जो वो लगाते हैं। वर्स्ट केस में टर्मिनेशन भी है, जो अभी तक नहीं पहुंचा है, बट ये सारे एस्केलेशन मैट्रिक्स तैयार हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई सोल्यूशन ना मिला, तो वो बंदा सोचता है कि मैं कॉन्सुलेट ऑफिस जाऊं, तो कॉन्सुलेट ऑफिस वो कब जाए? बिल्कुल, तो हर वेडनेसडे 2 से 5
ओपन हाउस रहता है हमारे यहाँ। आप कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आ जाइए, आपका वहाँ से ऊपर हम लेके जाएंगे। ओपन हाउस में कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको कोई पासपोर्ट चाहिए लेंगे, ओसीआई से लेंगे, जिसको जो पूछना है, वीज़ा रिलेटेड हो, कुछ भी हो। 3 घंटे हर वेडनेसडे को रहते हैं, मैं भी बैठता हूँ, उसमें हमारे सारे कॉन्सुल्स बैठते हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, और उसमें सारे क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व करते हैं। बीएलएस के खिलाफ कंप्लेंट है, आपका कोई एप्लीकेशन, आपने पासपोर्ट 4 महीने से दिया, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, आप आइए। तो हर वेडनेसडे 2 से 5 हम वहाँ रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आप आखिर में कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, बीएलएस रिलेटेड हो, पासपोर्ट रिलेटेड हो, आप प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए। हमारा क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम से हमें इशू बताइए, जिसमें हम लोग 1 से 2 दिन में हम उसको जवाब देंगे। कभी आप हेल्पलेस मत होइए, ये मत समझिए कि बीएलएस जो है वही सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है। हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम उसको जहाँ जहाँ उसकी गलतियाँ उसको सुधार भी रहे हैं। आप उसका इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं, जो लोग अब लास्ट ईयर से देखेंगे काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी है, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। हर महीने हम सरप्राइज विजिट करते हैं बिना बताए बीएलएस में, बता के जाते हैं। कई बार हम लोग जो एप्लीकेंट हैं उनसे बाहर मिलते हैं, तो हम फीडबैक ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है क्या हो रहा है सोसाइटी में या बीएलएस के लिए, बट उसको हम सुधार रहे हैं। लास्ट वर्ड ये है कि परफेक्ट नहीं है, बट अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ 1.5 साल हो गया है, सुधार काफ़ी हो रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।